जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का के लेक्चर नंबर 42 में। और आज दोस्तों हम 42वां लेक्चर ज्योग्राफी का रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में ये आज फोर्थ लेक्चर है, नहीं ये आज ये आज 42 लेक्चर है। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 का बैच मैं अकेले हैंडल कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं यूपीएससी के लेवल का पढ़ाता हूँ, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो अभी हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास चल रही हैं, जिसमें आज 42 क्लास है। और आज हम मिनरल्स और पावर रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ही अब ये लेक्चर मैं आप कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोफेशनल होता है, जो उच्च लेवल का, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पिछले लेक्चर देख के आए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2027 के बैच के लिए, सारे लेक्चर सीरियल से मिल जाएंगे। आज 42 है, तो चलिए दोस्तों। मिनरल आपको पता है कि पूरी दुनिया में जंग इसी को लेकर के होती है, और किसी भी इकोनॉमी को चलने के लिए पावर की बहुत ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी के, देखो पावर के जब मतलब होते हैं तो पावर का मतलब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, शक्ति का, देखो अगर मैं चूँकि पॉलिटिक्स का व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स का मैं मास्टर्स हूँ, और तो मेरे से पावर पूछोगे तो मैं कुछ और बताऊंगा। ठीक है, अगर साइंस वाले व्यक्ति से पावर पूछोगे तो वो कुछ और बताएगा। तो हर चीज़ के जो है अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिनरल क्या होते हैं? तो मिनरल दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मिनरल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनरल क्या होते हैं? नेचुरली मिलते हैं, उनकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब इसे होता है केमिकल कंपोजिशन। जैसे पानी है, तो पानी जो है, जो जल है, जो वाटर है, जो नीर है, जो वारी है, ठीक है, तो इसका H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके पानी यानी कि जल बनाते हैं। क्या पानी का फार्मूला कहीं और कुछ और हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। पानी जो पानी होता है, पानी का H2O ही रहेगा। हाँ, भारी पानी का हो सकता है D2O, लेकिन पानी का जो फार्मूला है वो अल्टीमेटली पूरी जगह पर रहता है, तो भैया वही है, H2O ही। ऐसा तो नहीं होता कि चेंज हो जाता है कहीं पे। तो मिनरल का हमेशा एक स्पेशल, याद रखिएगा, केमिकल कंपोजिशन रहता है, और नेचुरली मिलता है, प्राकृतिक मिलता है, और ये अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब पूरी पृथ्वी पे देखोगे, अर्थ पे देखोगे, तो ऐसा नहीं कि हर जगह एक जगह ऐसा मिलेगा, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यही जो है मिनरल की कथा है। तो मिनरल की कथा जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो ये बात समझ में आई? नेचुरल प्रोसेस से बनता है, इसमें कोई ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती है मिनरल में, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इनको डिवाइड किया जाता है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा मिनरल है। जैसे हर मिनरल का एक अपना कलर होता है, उसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हार्डनेस कितनी है? अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या हार्डनेस ज़्यादा होगी? ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है, लगता आपको होगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो कलर के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे, हार्ड के आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, उनकी सल्युबिलिटी के आधार पे हम डिफरेंट कैटेगरी में मिनरल्स को रख सकते हैं। रॉक्स क्या होती हैं? चट्टानें जो होती हैं वो 2 या 2 से अधिक मिनरल की मिलकर बनी होती हैं, लेकिन उनका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है। चट्टानों का कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है, क्योंकि चट्टानों में भैया बहुत सारे मिनरल्स चिपके होते हैं। आप चट्टान में देखिए, आप रॉक में देखिए, कई सारे मिनरल्स में मिलेंगे। और क्या होता है? और दोस्तों एक अशुद्धि होती है, मतलब अशुद्धि नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए सोना निकालना है, तो सोना कितना सोना, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि सोना तुम्हें एकदम ऐसे मिल जाए कि बस हाथ डालो सोना मिल गया। भैया वो चिपका होता है ना, गंदगी मिट्टी में पाया जाएगा। तो जो है रॉक के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, यानी कि जिस रॉक में जो है, जिस रॉक से मिनरल निकाला जा रहा है, भैया मिनरल किस में है? तो मिनरल भैया चट्टान में चिपका हुआ है। तो जिस रॉक से मिनरल्स को निकाला जा रहा है या माइन किया जा रहा है, उसी को हम और कह देते हैं। ठीक है, तो जिस रॉक से, रॉक इज अ टाइप ऑफ और फ्रॉम विच अ मिनरल एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। ठीक है, तो रॉक में बहुत सारे मिनरल होते हैं, और जहाँ पे मिलावट हो, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल हो, उसको हम और कह देते हैं, और उसी से हम चीज़ों को निकालते हैं। समझ गए? बात समझ में आई? तो सवाल ये है कि सर जब रॉक ही, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, जैसे रॉक ही जब और है,
तो क्या और भी रॉक है? दोस्तों सारे जो और होते हैं वो सारे रॉक होते हैं, लेकिन सारे रॉक क्या सारे और हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। कोई चट्टान ऐसी हो सकती है उसमें कोई मिनरल हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो और रॉक का ये रिलेशन आपको पल्ले पड़ गया होगा। मिनरल कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो कम से कम 3000 मिनरल पाए जाते हैं। और आपको याद होना चाहिए, जो भी मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो दोस्तों मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, ओसवाल बुक्स, जिनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक कीजिएगा, ओसवाल बुक्स की वेबसाइट पे चले जाओगे, वहाँ पे ज्योग्राफी की बुक को सेलेक्ट कीजिएगा, चेकआउट के दौरान हमारा प्रोमो कोड लगाइएगा, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 30%। उसी से ये मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी बुक आती है ओसवाल की। बात समझे भाई? तो मिनरल कितने टाइप्स के होते हैं? मिनरल दोस्तों 3000 मिनरल हमारी धरती पर पाए जाते हैं। और मिनरल को हम उनकी बता चुका है, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, कलर होती है, हार्डनेस होती है, डेंसिटी होती है और सेल्युबिलिटी होती है। इन सब के आधार पे अलग अलग मिनरल को बांटा जाता है। वैसे मिनरल दो प्रकार के होते हैं। एक मिनरल वो होते हैं जो मेटालिक होते हैं, एक मिनरल वो होते हैं जो नॉन मेटालिक होते हैं। और मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? तो मेटालिक मिनरल्स दोस्तों दो प्रकार में बांटे जाते हैं। एक तो मेटालिक मिनरल्स हो गए फेरस, एक हो गए नॉन फेरस। दोस्तों आपने आयरन सुना है? आयरन को किस एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? 26 से। 26 Fe। केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी यार थोड़ी बहुत तो क्लास 8 में, ठीक है। तो Fe जो है, Fe ये साइन होता है केमिस्ट्री में आयरन का, लोहे का, लोहा। इतनी गोली उतारूंगा शरीर में कि कभी लोहे की आयरन की कमी नहीं होगी, डायलॉग अनिल कपूर का। तो आयरन जो है उसका Fe जो है सिंबल होता है। आयरन को लैटिन भाषा में Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन Fe का फुल फॉर्म क्या होता है? फेरम या फेरस। तो ये चीज़ आपको समझाएं कि मेटाल जो मिनरल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेटालिक, एक नॉन मेटालिक, एक धात्विक और एक अधात्विक। मेटालिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फेरस, एक होते हैं नॉन फेरस। तो मेटालिक तो आप समझ गए कि मेटल वाले, धात्विक वाले। नॉन मेटालिक समझ गए जो धातु ना हो, यानी कि अधात्विक। तो मिनरल्स दो प्रकार कैटेगरी में होते हैं। फिर मेटालिक को भी दो प्रकार में बांटा गया, एक फेरस और नॉन फेरस। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स के बारे में। दोस्तों ये अपने रॉ फॉर्म में मेटल्स को रखते हैं, मतलब इनमें जो है अगर इनका रॉ फॉर्म आप उठा लाओगे कच्चा माल तो उसमें ये मेटल्स मिलेंगे, आपको दिखेंगे। अब मेटालिक मिनरल्स आपको पता है कि कंडक्ट क्या करेंगे? हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मेटालिक जो मिनरल होते हैं उनमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी और हीट वगैरह तो ट्रांसफर वो करते हैं, इतना तो होता ही है। जैसे आयरन ओर से हमें आयरन मिलती है, बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम मिलती है, अब मैग्नीज ओर से हमें मैग्नीज मिलती है। इनको दोस्तों फर्दर जो है हम फेरस और नॉन फेरस में डिवाइड कर देते हैं। फेरस और नॉन फेरस क्या होता है? फेरस नॉन फेरस का मतलब ये होता है कि जो फेरस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि आयरन होता है कि नहीं होता है, कंटेन आयरन को करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको हम फेरस कह देते हैं। और जिनमें आयरन नहीं होता है, लोहा नहीं होता है, उनको हम नॉन फेरस कह देते हैं। तो फेरस जो मिनरल होते हैं वो दोस्तों होते हैं आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट। नॉन फेरस कौन होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। दीज आर नॉन फेरस मिनरल्स। समझ गए? नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं, नॉन मेटालिक, जिनमें कोई मेटल नहीं होती है, अधात्विक। जैसे लाइमस्टोन, माइका, मैं माइके चली जाऊंगी, वो माइका नहीं, माइका जो है आप गूगल कर लीजिएगा आपको दिखेगा। जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम, ये दोस्तों नॉन मेटालिक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होगी मोस्टली केसेस में। याद रखिएगा केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। जो रसायन विज्ञान होती है, जो केमिस्ट्री होती है, इस दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल लॉ जैसा कुछ होता ही नहीं है। कोई भी नियम 100% नहीं होता है, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहता होगा, अपवाद रहता होगा, इसको दिमाग में मान के चला करो, ठीक है। मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? कई सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे माइनिंग कर लो, माइनिंग कर लो, ठीक है, ड्रिलिंग कर लो, ड्रिल से जो है मिनरल्स निकाल लो, क्वायरिंग कर लो, रगड़ करके। 3 प्रकार से मिनरल्स को निकाला जाता है। कैसे? माइनिंग,
ड्रिलिंग, क्वायरिंग। माइनिंग से मिनरल्स को निकालने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, जैसे मैं आपको ओपन कास्ट माइनिंग दिखाऊं, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जैसे आप देख रहे होगे कि भैया झरिया का सीन है। अब देखो ये ओपन कास्ट माइनिंग है कि पूरा खोद डाला, पूरा जो है इतना झरिया में दोस्तों पॉल्यूशन होता है, इतना नुकसान होता है, कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं। वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं सब जो है उनके डेवलपमेंट के लिए कोई फंड नहीं होता है, सब मारे जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, ये दोस्तों झरिया तरफ जो है इतनी माइनिंग वाइनिंग होती है, इतनी गंदगी फैली रहती है, लोगों की स्वास्थ्य जो है उसके लिए कोई पैसा जो है वगैरह कितना क्या होता होगा तो वो लोकल लोग वहाँ पे जाने, प्लस जो बीमारियाँ इतनी वहाँ पे जन्म लेती हैं। दोस्तों ये माइनिंग कभी सोच के देखिए, कभी झरिया जाइए, कभी जाइए जहाँ माइनिंग होती है, देखिए कितना जो है एक्सप्लॉयटेशन पर्यावरण का चल रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड बनाए जाते हैं, कुछ भी बुरी दशा है, बहुत बुरी दशा है, ठीक है। और एक दोस्तों होता है सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग क्या होता है? सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है कि पूरा खोदा नहीं जाता है, एक ड्रिल करके मशीन अंदर डाल दी जाती है, फिर अंदर जो है सॉफ्ट माइनिंग चलती है, ठीक है। उसको हम सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं, जहाँ ओपनली पूरा नहीं खोला जाता है। तो मिनरल एक्सट्रैक्शन कई प्रकार की मैंने आपको बताई। ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है, डीप बोर कर दिया जाता है, बोर कर दिया जाता है उसी से, ठीक है। ड्रिलिंग होती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है आपको पता है ड्रिल करके निकाली जाती है। पेट्रोलियम नेचुरल गैस बहुत धरती के अंदर होती है, उसको ड्रिल करके निकाला जाता है। डीप वेल्स, कुएँ जो है गहरे गहरे खोदे जाते हैं ताकि उनसे बाहर जो है कुछ निकाला जा सके। तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस वगैरह ड्रिलिंग से निकलते हैं, ड्रिलिंग, खुदाई करके। क्वायरिंग, ये दोस्तों मिनरल जो है नियर सरफेस जो होते हैं, ठीक है, तो उनको खोद करके निकाला जाता है, उसको हम क्वायरिंग कहते हैं, मतलब अर्थ के सरफेस के पास ही होते हैं। जैसे आप गूगल कीजिएगा कि रैट माइनिंग, ठीक है, चूहों की माइनिंग मेघालय तरफ शायद होती है, तो इसमें भी बड़ा नुकसान रहता है, मतलब जो है नियर सरफेस होता है, ठीक है। बच्चों को कई बार घुसेड़ दिया जाता है, छोटे छोटे किसी लोगों को, ठीक है, उसमें लगे रहते हैं, तो क्वायरिंग इसको कहते हैं, जो नियर सरफेस होते हैं, क्वायरिंग उसको कहते हैं, ठीक। अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का जरा देखिए, पूरी दुनिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, मेटालिक मिनरल्स जो है ये आपको पता है कि 3 जगह पाए जाते हैं। जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं या तो इग्नियस रॉक्स में पाए जाएंगे, या मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाएंगे, या सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाएंगे, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं वो 3 जगह मिलते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में। मेटालिक मिनरल यहीं पे मिलते हैं, 3 ही में। आयरन ओर जो है, जो आयरन ओर है जिससे आयरन मिलता है, वो स्वीडन में मिलेगा, स्वीडन में मिलता है आयरन ओर, नॉर्थन स्वीडन। कॉपर और निकल कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको मिलेंगे ओंटारियो, कनाडा, ठीक है। तो ओंटारियो कनाडा में क्या मिलता है, कॉपर और निकल। आयरन, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम, आयरन, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम, ये चारों कहाँ मिलेंगे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपके बताए ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एक बार फिर मैं रिवीजन कर देता हूँ। मेटालिक मिनरल्स 3 ही जगह पे पाए जाते हैं, एक तो इग्नियस रॉक में, एक मेटामॉर्फिक रॉक में, एक सेडिमेंट्री रॉक में, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं। आयरन ओर मैंने आपको बताया मिलता है नॉर्थन स्वीडन में। कॉपर और निकल मैंने आपको बताया इसके डिपॉजिट मिलते हैं आपको ओंटारियो, कनाडा में। आयरन, निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आपको मिलता है साउथ अफ्रीका में। और ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, ये सारे मिनरल्स वो हैं जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से निकाले जाते हैं। सेडिमेंट्री जो रॉक होते हैं उसमें क्या होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में हमेशा नॉन मेटालिक मिनरल ही होते हैं, जैसे लाइमस्टोन। एग्जाम्पल क्या है, लाइमस्टोन डिपॉजिट कहाँ मिलता है, कॉकेकस रीजन में। काकेसस कहाँ पड़ता है, काकेकस दोस्तों आपको पता ही है, मैंने वर्ल्ड मैप में पढ़ाया था, फ्रांस तरफ, ठीक है। मैग्नीज डिपॉजिट आपको मिलते हैं जॉर्जिया में। मैग्नीज डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं, जॉर्जिया में।
यूक्रेन, जॉर्जिया और यूक्रेन में आपको मैग्नीज के डिपॉजिट मिलते हैं। फॉस्फेट बेड आपको मिलते हैं अल्जीरिया में। अल्जीरिया में आपको फॉस्फेट बेड मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैग्नीज तो आपका मेटालिक मिनरल है। ठीक है, तो लाइमस्टोन पे आप ध्यान रखिए। लाइमस्टोन जो आपको कहाँ मिलता है, काकेसस रीजन में, फ्रांस में। मैग्नीज आपको मिलता है जॉर्जिया यूक्रेन में। फॉस्फेट मिलता है अल्जीरिया में। तो सेडिमेंट्री मिनरल्स के बारे में अगर आप एक शब्द में कहना चाहें तो यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल ही मिलते हैं। ठीक है, नॉन मेटालिक सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल फ्यूल के तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कोल और पेट्रोलियम, ये भी सेडिमेंट्री स्ट्राटा में ही मिलते हैं। जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये आपको सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में ही मिलते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं आपको मिनरल्स। कौन से? मेटालिक। सेडिमेंट्री में आपको मिलते हैं नेचुरल पेट्रोलियम, अब कोल और नॉन मेटालिक मिनरल। अब हम ये कॉन्टिनेंट वाइज जो है हम देखेंगे कि मिनरल्स कैसे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। एशिया में हम आ जाओ, एशिया में आ जाओ तो एशिया में चाइना और इंडिया जो है उनके पास लार्ज आयरन ओर के डिपॉजिट हैं। बड़े बड़े ओर के डिपॉजिट हैं, आयरन ओर के डिपॉजिट। आयरन ओर के डिपॉजिट किनके पास हैं? चाइना और इंडिया के पास। हाफ ऑफ वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड का आधा टिन आपने सुना होगा ना, टिन। तो टिन आधा पूरी दुनिया का जो है एशिया से प्रोड्यूस होता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया ये टॉप प्रोड्यूसर हैं टिन के एशिया में। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। चाइना लीड करता है प्रोडक्शन में लेड के। लेड जो है उसमें चाइना लीड करता है एशिया में, एंटीमनी और टंगस्टन में भी। तो चाइना सोचो किस में लीड कर रहा है। चाइना लीड कर रहा है लेड यानी कि सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन में। एशिया के पास डिपॉजिट किसके हैं? मैग्नीज के, बॉक्साइट के, निकल के, जिंक के, कॉपर के। तो एशिया के पास इतना सब है। यूरोप पे चलो, यूरोप जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में। तो आयरन ओर जो है वर्ल्ड में कहाँ मिलेगा? यूरोप में। आप कहोगे सर बताओ इसका क्या करें, मतलब अचार रखें, क्या करें? भैया आयरन ओर अगर वहाँ मिल रहा है तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हो रहा है? कभी विचार किया है? यूरोप में ही हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसीलिए वहाँ हुआ था क्योंकि इंडस्ट्री की जो बैकबोन है ना वो आयरन ही है। लोहे के बगैर कुछ होएगा नहीं। रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस ये कंट्री हैं जिनके पास लार्ज डिपॉजिट हैं आयरन के, ओर के। मिनरल डिपॉजिट भी हैं यूरोप के पास, जैसे लेड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया। ये ईस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं और यूरोपियन रसिया में भी पाए जाते हैं। चूँकि रसिया आपको ईस्टर्न यूरोप में ही मिलता है। रसिया भैया दो जगह पे है, एशिया में भी और वहाँ पे यूरोप में भी। स्विट्जरलैंड के पास दोस्तों कोई मिनरल डिपॉजिट नहीं है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो प्रकृति ने स्विट्जरलैंड को क्या दे रखा है? माशाल्लाह, मतलब क्या ही बोला जाए स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपने अगर DDLJ देखी होगी, ठीक है, शाहरुख खान वाली, तो फिर आपको काफ़ी कुछ याद आता होगा। ठीक है, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड है, समझ जरा, मतलब कितनी बेहतरीन जगह है। कोई जाए तो मुझे लेकर जाए। ठीक है, वाह वाह वाह, क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। मतलब एक अलग ही मज़ा आती होगी जो जाता होगा, है ना। ठीक है, तो ये जो स्विट्जरलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है तो इसके पास कोई मिनरल डिपॉजिट नहीं है, प्रकृति ने इसको टूरिज्म दे रखा है। बड़ा लंबा चैप्टर है भाई साहब ये मिनरल वाला। अब आ जाओ नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका के पास डिपॉजिट जो है वो 3 जोन में है। एक कैनेडियन रीजन में है जो ग्रेट लेक के नॉर्थ में पड़ता है। देखो अगर आपको कुछ नहीं पता है, काला आंसर भैंस बराबर हो, ठीक है, तो बुरा मत मानना। ये आज 42वां लेक्चर चल रहा है, 42 लेक्चर है, समझ रहे हो। 42 लेक्चर में कहाँ क्लास पहुँच जाती है, समझ रहे हो। तो ये समझो कि तुम 42 लेक्चर पे हो। तो नॉर्थ जो कैनेडियन ग्रेट लेक्स का है वहाँ कैनेडियन रीजन पड़ता है। तो मिनरल डिपॉजिट नॉर्थ अमेरिका में ऐसे बांटे गए, एक अपलाचिन रीजन और तीसरा है माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका को 3 हिस्सों में बांटा गया है, कैनेडियन रीजन,
जो ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में पड़ता है। दूसरा है अपलाचिन रीजन, अपलाचिन माउंटेन आपने सुना होगा। तीसरा है माउंटेन रेंज वेस्ट वाली, रॉकी टाइप की, ठीक है, रॉकी। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सब जो है माइन किया जाता है कैनेडियन शील्ड रीजन में। कैनेडियन शील्ड बहुत पुरानी है, याद है आपको, मैंने जब माउंटेन वाला पढ़ाया था। कोल जो है अपलाचिन रीजन में पाया जाता है, कोल अपलाचिन रीजन में। आपने कभी सोचा है कि कोल अपलाचिन में क्या पाया जा रहा है? भैया नॉर्थ अमेरिका पहले कहाँ था, कहाँ से खिसक के गया है, इसलिए आप देखिए ना, इसका प्रमाण है कि खिसक के अपलाचिन गया है, ठीक है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे कॉपर मिलेगा, जिंक मिलेगा, लेड मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। आ जाओ बेटा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका दोस्तों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का वर्ल्ड में, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पता कौन है? ब्राज़ील, वहाँ पे। तो दोस्तों आई एम बैक, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में आपको आयरन और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ब्राज़ील है। ग्रीन डायमंड दोस्तों यहाँ पे मिलता है, रेयर टाइप का एक डायमंड है, ग्रीन डायमंड। तो इसके मैं अपने नेत्रों से, चक्षु से, नयन से, सुलोचन से अवश्य दर्शन करना चाहूँगा ग्रीन डायमंड। तो दोस्तों हरा भरा डायमंड मिलता है, ग्रीन डायमंड। ये एक रेयर टाइप का डायमंड यहाँ मिलता है। ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम जो वर्ल्ड का है, ओल्डेस्ट रॉक जो वर्ल्ड में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। दोस्तों ओल्डेस्ट जो रॉक है ना वर्ल्ड में, वो कहाँ मिलती है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। 4300 मिलियन ईयर्स एगो की रॉक है। पूरी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रॉक कहाँ मिलती है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चिली और पेरू जो है लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के, चिली और पेरू। ब्राज़ील और बोलीविया ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के, ब्राज़ील और बोलीविया। साउथ अमेरिका जो है उसके पास लार्ज डिपॉजिट हैं गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक के। साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पे डिपॉजिट किसके हैं? गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं, जिंक के हैं, क्रोमियम के हैं, मैग्नीज के हैं, बॉक्साइट के हैं, माइका के हैं, प्लैटिनम के हैं, एस्बिस्टोस के हैं, डायमंड्स के हैं। तो ये सारी चीज़ें साउथ अमेरिका में आपको मिलेंगी। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया के पास क्या है? मिनरल ऑयल है, ऑयल है। अरे भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए तो वेनेजुएला से उठा लिया मादुरो को, समझ रहे हो? आप क्या समझ रहे हो? इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़े बिना पॉलिटिक्स समझ जाओगे? ज़िंदगी में नहीं समझ पाओगे, लिख के दल लो। अगर तुमने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा और तुम सोच रहे कि तुम पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान हो, गोइयाँ विद्वान हो, ठीक है याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तभी तुम समझ पाते हो जब तुम्हें ये पता होता है कि किस देश के पास क्या है, समझ रहे हो? अफ्रीका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का, गोल्ड का, प्लैटिनम का। अगर ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी तो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी अफ्रीका को क्यों बनाया ये भी समझ आ जाएगा, समझ रहे हो? तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि अमेरिका जो है वो तिब्बत को क्यों नहीं उसको दिखाई पड़ता है, कि तिब्बत में जो अत्याचार चाइना कर रहा है उसको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा ईरान ही क्यों दिखाई पड़ता है? कभी बुद्धि लगाए हो? इराक ही क्यों दिखाई पड़ा? क्योंकि वहाँ पे लूटने के लिए उसके पास प्रचुर मात्रा में चीज़ें हैं। तिब्बत में तुम क्या लूटोगे जाकर के? वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, समझ रहे हो? पॉलिटिक्स समझ तुम समझ पाओगे जब तुम्हें ये पता होगा। तो ये भी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलेगा तिब्बत में, समझ रहे हो? जो चाइना का ना कभी ताइवान के मुद्दे बोलेगा। जहाँ से कुछ मिलना होता है ना वहीं पे अमेरिका की याद आता है, अरे डेमोक्रेसी इज इन ट्रबल, लोकतंत्र खतरे में। वो तो बहाना है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD मिला वहाँ पे जो है कुछ नहीं, सिर्फ एक कमला पसंद मिली, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। इराक में लूटने का इरादा था, समझ रहे हो? तो ये जो है हमेशा याद रखिएगा इस ज्ञान को मेरे। अमेरिका की हिपोक्रेसी जो है ना वो मिनरल्स के आस पास घूमती है, उसको वही एरिया दिखाई पड़ते हैं। जैसे वेनेजुएला देखो मिनरल था उसके पास, उठा लिया उसको। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये दोस्तों इनके पास लार्ज पोर्शन है वर्ल्ड के गोल्ड का। अब आपको ये भी समझ आ जाएगा
कि कांगो बेटा चक्कर में क्यों पड़ा है। M23 जो रवांडा सपोर्टेड जो ग्रुप है वो कांगो पे हमेशा जो है अटैक क्यों करता रहता है। समझ आ गया होगा क्यों कर रहा है। अगर तुम्हें पॉलिटिक्स समझनी है पूरी दुनिया की, ईजिली समझ जाओगे। रसिया यूक्रेन का वार भैया क्यों हो रहा है, समझ जाओगे तुरंत। इकोनॉमी, जो ये फार्मूला जानता है इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, वो सब समझ जाएगा। और तुम बिना इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़े पॉलिटिक्स समझने चले हो, जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये दोस्तों सब अफ्रीका में मिलते हैं। ऑयल किसके पास है अफ्रीका में, तो ऑयल दोस्तों पास है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला के पास। जब ओपेक कंट्री पढ़ते हो ना तो मार्क कर लीजिएगा उनको एक बार अपने मैप पे। यूपीएससी बहुत अच्छे से पूछ रहा है ग्रुपिंग। पहले नाटो पूछा, फिर यूरोपीय यूनियन पूछा, अगली बार ओपेक लगा दे तो इसका कोई गारंटी है नहीं। ऑस्ट्रेलिया देख लो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में, ठीक है। एल्युमिनियम मिलता है बॉक्साइट से। लीडिंग प्रोड्यूसर गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल, तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये सब मिलता है, गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन, निकल। रिच है कॉपर, जिंक, लेड एंड मैग्नीज में। दोस्तों यहाँ पे दो एरिया हैं, एक कलगुरली, एक है कूलगार्डी। ये दोस्त दो एरिया जो हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इनके पास लार्जेस्ट डिपॉजिट है गोल्ड के, समझ रहे हो। अंटार्कटिका में चलो, अंटार्कटिका में दोस्तों कोल के डिपॉजिट हैं, ठीक है। अंटार्कटिका में भी कोल के डिपॉजिट हैं। आयरन भी जो है यहाँ पे अंटार्कटिका में, ईस्ट अंटार्कटिका में आयरन के भी डिपॉजिट हैं, कोल के भी डिपॉजिट हैं। कोल के डिपॉजिट कहाँ है, तो कोल के डिपॉजिट अंटार्कटिका में है, ट्रांसेंट्रिक माउंटेन में। आयरन के डिपॉजिट कहाँ पे, तो आयरन के डिपॉजिट है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन जो ईस्ट अंटार्कटिका में पड़ता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका को भी नहीं छोड़ा। और अंटार्कटिका में क्या मिलता है, आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सब प्रेजेंट हैं कमर्शियल क्वांटिटी में। अब एक बात याद रखिएगा कि अंटार्कटिका में भैया तुम कुछ निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि अंटार्कटिका क्या है, कॉमन गुड है, सब कोई देश यूज कर सकता है, सिर्फ किस लिए, रिसर्च के लिए। निकाल यहाँ से कुछ नहीं पाओगे। देखो कौन दिन अमेरिका अपना बता दे इसको। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में ज़रा देख लो, क्या चीज़ कहाँ पाई जाती है इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों इंडिया में जो आयरन है ना हाई ग्रेड आयरन ओर की अगर बात की जाए तो इंडिया में कहाँ मिलता है पता है। एक तो झारखंड में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यहाँ आयरन मिलता है। तो आयरन इंडिया में कहाँ मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। आयरन यहीं पे क्यों मिल रहा है, अब ये क्वेश्चन का जवाब मैं कमेंट करके बताओ। पढ़ा चुके हैं बेटा सब। बॉक्साइट देखो, बॉक्साइट दोस्तों मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग जो एरिया है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलती है। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ से बॉक्साइट मिलती है, ठीक। माइका देखो कहाँ से मिलता है, तो माइका दोस्तों मिलता है झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। और इंडिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा माइका वर्ल्ड का प्रोड्यूस होता है। अरे यहाँ पे माइका ही तो चलता ही है। तुम अगर यही ना समझ पाए तो फिर बातें भी कर, समझ रहे हो। चली जाऊँगी, तुम देखते रही हो। कापर की बात की जाए तो कापर जो है आपको राजस्थान, अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वहीं बताया था। मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मैग्नीज कहाँ मिलता है, तो मैग्नीज भैया मिलता है महाराष्ट्र में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में मैग्नीज। लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, तो लाइमस्टोन भैया मिलता है बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में। गोल्ड कहाँ मिलता है, केजीएफ, कर्नाटक के कोलार में। याद है जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, मेडिवल हिस्ट्री, विजयनगर एम्पायर, याद करो कौन था ट्रैवलर, किसने इसके बारे में बताया था, कौन व्यापारी आया था, कमेंट करके बताओ नाम मुझे। और दोस्तों ये कोलार गोल्ड फील्ड है ना, ये डीपेस्ट माइनिंग है, डीपेस्ट माइन में से आती है वर्ल्ड में, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ।
ठीक है, KGF आर्मी। दोस्तों ये सबसे डीपेस्ट माइनिंग में से आती है, एरिया में से वर्ल्ड में, जो KGF है, समझ रहे हो दोस्तों। ये कोलार गोल्ड फील्ड, हालांकि इसको खोलने के भी चले थे लेकिन ये बंद चल रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हाथ लगता नहीं है, ठीक है, और नुकसानदेह होता है, इसलिए इसको बंद है। ये बीच बीच में ऐसी खबर उड़ती है कि हाँ खोल दो, चालू करो जाए कुछ स्टाइल से। साल्ट की बात की जाए तो साल्ट दोस्तों सी वाटर, लेक, रॉक में मिलता है। भैया कोलार गोल्ड फील्ड से सोना मिलता है, याद रखिएगा, भूल ना जाना, तो पता चलो KGF में घूम गए। इंडिया दोस्तों वन ऑफ द वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है सॉल्ट का, टाटा नमक, देश का नमक। मिनरल्स का यूज क्या है? मिनरल दोस्तों बहुत जगह यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्री में, ज्वेलरी में, कॉइन्स में, कंप्यूटर सेक्टर में, ऑटोमोबाइल्स में, बिल्डिंग में, किचन यूटेंसिल में। अरे भैया मिनरल का हर जगह यूज है। कापर जो मेटल है ना, वो तो हर जगह यूज होती है, कॉइन से लेकर पाइप तक में। और कापर बहुत अच्छा कंडक्टर भी है, ठंडा भी पानी रखता है। सिलिकॉन जो है यूज होती है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, और सिलिकॉन आपको पता है रेयर अर्थ एलिमेंट कितने यूजफुल हैं, समझ रहे हो। तो मतलब उनकी तो महिमा ही परम्पार है। सिलिकॉन ये सब कंप्यूटर इंडस्ट्री में चिप बनाने में यूज होते हैं। सिलिकॉन कहाँ से मिलता है भैया? क्वार्ट्ज से मिलता है। क्वार्ट्ज से ही जो है सिलिकॉन को ड्राइव किया जाता है। रेत नहीं होती, रेत में जो चमकीले चमकीले। एल्युमिनियम जो है यह ऑब्टेन किया जाता है और बॉक्साइट से। एल्युमिनियम आपको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एरोप्लेन में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बोतल भैया उसी की तो बनती हैं, बिल्डिंग, किचन, कुकवेयर वगैरह बनाने में एल्युमिनियम के बर्तन आपके उपयोग होंगे। कंजर्वेशन कैसे किया जाए दोस्तों? बनने में तो मिनरल बहुत समय लगता है, लेकिन बिगड़ने में, कंजम्पशन करना बहुत समय नहीं लगता है। तो हमें मिनिमम वेस्टेज करना चाहिए मिनरल का, फालतू की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। गांधी जी की फिलॉसफी अपनानी चाहिए, और गांधी जी की फिलॉसफी बेटा यही है कि ज़्यादा जो है दुरुपयोग ना करो, ठीक है, वरना ख़त्म हो जाएंगे। पावर रिसोर्स की बात की जाए, पावर दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। हर इंडस्ट्री को पावर चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। बिना पावर के आप क्या चला लोगे? इलेक्ट्रिसिटी तो सबके अंदर होती है, सबको चाहिए होती है ना। पावर रिसोर्स कैसे होते हैं दोस्तों? कन्वेंशनल होते हैं। पावर रिसोर्स कैसे होते हैं? कन्वेंशनल होते हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में भी बांटा जाता है। पावर रिसोर्स दो प्रकार में बांटे जाते हैं, कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। इसकी चर्चा मैंने एक वीडियो में और की थी, अगर आपने लेक्चर देखा होगा, जब मैंने वर्ल्ड के मिनरल्स के बारे में बताया था। दोस्तों कन्वेंशनल सोर्स देख लो। कन्वेंशनल सोर्स में आपके आते हैं ऑयल और नेचुरल गैस। तो ऑयल और नेचुरल गैस इनका बहुत जगह, बहुत समय से यूज हो रहा है। हम कन्वेंशनल सोर्स देख रहे हैं एनर्जी के। तो एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्स पता क्या क्या है? एक तो ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल भी कन्वेंशनल सोर्स है, और हाइडल पावर भी कन्वेंशनल सोर्स है, और फायरवुड भी कन्वेंशनल सोर्स है। पुराने हैं सब, ठीक है। तो ये दोस्तों सब कन्वेंशनल सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिनका जो है बारे में आपको जानना चाहिए। कौन से सोर्स? कन्वेंशनल सोर्स, पुराने वाले, ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्स आप देखिए, इनके बारे में बात करते हैं। पहला कन्वेंशनल सोर्स है ऑयल। ईजी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है टैंकर के माध्यम से। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ऑयल का बहुत यूज होता है। अगर ऑयल स्पिलेज हो जाए समुद्र में, तो उससे लीकेज होने से समुद्र गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेंट हो जाता है, बायो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। एसिड रेन हो सकती है पॉल्यूटेंट से। एडवांटेज क्या है नेचुरल गैस का? तो नेचुरल गैस भी इजीली पाइपलाइन से ट्रांसफ़र की जा सकती है, क्लीन होती है ऑयल के मुकाबले, कोयल के मुकाबले, चीपर होती है ऑयल से नेचुरल गैस। फिर कन्वेंशनल सोर्स में एक आपका कोयला भी आता है, एक्सटेंसिवली हर जगह पे अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है मोजरली हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन पल्यूटिंग बहुत करता है, बल्कि होता है ट्रांसपोर्ट करना कोयले को। कन्वेंशनल सोर्स और भी देख लो, जैसे फायरवुड, ये तो बहुत समय से यूज हो रहा है फायरवुड, ठीक है, चूल्हा जलाओ और लकड़ी को जलाओ। फिर हाइडल पावर है, देखो जब लकड़ी जलाओगे तो सीधे पेड़ों को काटना पड़ेगा। हाइडल पावर नॉन पल्यूटिंग है, इरिगेशन और फिशिंग इंडस्ट्री को काम आती है। हाइडल मतलब पानी वाली पावर, ठीक है। तो नॉन पल्यूटिंग वगैरह बताइए, इरिगेशन फिशिंग के काम आता है, चीप है, सस्ता हाइडल पावर। लेकिन लोकल कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जैसे केन बेतवा भी जो है एक परियोजना को लेकर के
महिलाओं और पुरुषों ने जो है धरना रखा हुआ है, तो वो आप इससे रिलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, उत्तराखंड में कुछ जगह को लेकर के एक जोशीमठ था, और एक और उत्तराखंड में कोई जगह थी जिसको लेकर के। जम्मू एंड कश्मीर तरफ लद्दाख की ओर चले जाओ तो वहाँ पे 6 शेड्यूल की मांग हमेशा रहती है। छत्तीसगढ़ में जो बक्सर वाला जो इलाका है वहाँ पे मांग रहती है। ऐसे बहुत सारी जो है मतलब चीज़ें रहती हैं जिसमें डैम जब जब बनने का प्रयास हुआ है तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उनका विरोध करते हैं, क्योंकि लोकल कम्युनिटी को वहाँ से डिस्प्लेस करना होता है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है डैम बनाना। एम.ए. विश्वेश्वरैया को जो है आप सर्च कीजिएगा, 15 सितंबर को उनका बर्थ मनाया जाता है। तो वो किस लिए मनाया जाता है उसको सर्च कीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको समझ आया कि ये कन्वेंशनल सोर्स बहुत समय से यूज होते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम कन्वेंशनल कहते हैं। ठीक है। और कोल, आपको पता है कोल को हम बरीड सनशाइन भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से उजाला होता है। तो ये कोल क्या होते हैं? एक बरी हुए सनशाइन है, मतलब सूरज की रोशनी है जिससे हमें मिल सकती है। तो कोल के प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है, यूएस है, जर्मनी है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है, फ्रांस है। इंडिया में कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है रानीगंज, शायद उड़ीसा में पड़ता है, झरिया, धनबाद, बोकारो। धनबाद, झरिया, बोकारो ये सब झारखंड है। रानीगंज देख लूँ एक बार, रानीगंज शायद ऐसा तो नहीं उड़ीसा में ना हो रानीगंज। ठीक है, तो रानीगंज भैया जो है ये है आपका, ओ माय गॉड, माई बंगाल। तो रानीगंज तो है ये आपका मिलेगा बंगाल में, बर्धमान वाला जो इलाका है वहाँ पे आपको रानीगंज मिलेगा। यहाँ पे कोयला निकलता है। ठीक है, तो बंगाल में है ये है, 1856 में बना है, मतलब ये तो स्कूल है कोई। ठीक है, तो रानीगंज यहाँ पे उड़ीसा में नहीं बंगाल में है। पेट्रोलियम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड पेट्रा से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है रॉक। मैंने आपको पहले बताया सेडिमेंट्री रॉक से पेट्रोलियम निकाला जाता है। लियम का मतलब होता है, ऑयलियम का मतलब होता है ऑयल। तो रॉक से निकलने वाला ऑयल, रॉक ऑयल, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपको कहाँ मिलता है? तो रॉक में मिलता है। ऑफशोर और ऑनशोर दो होते हैं। ठीक है, तो ऑफशोर का मतलब समुद्र वाले इलाके से, कोस्टल एरिया से निकाला जाता है। ऑनशोर मतलब ज़मीन वाले, तलहटी वाले। कोस्टल एरिया से निकलता है पेट्रोलियम, सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है। पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, ये सब पेट्रोलियम से ही ड्राइव होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। पिछले लेक्चरों में बताया है। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, देखो पिछले लेक्चर सारे देख के आओ, बहुत मज़ा आएगी, कसम से बता रहे हैं। पेट्रोलियम जो है उसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम कितना ज़रूरी होता है। पूरे देश की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी अगर पेट्रोलियम, जैसे अभी आपने ईरान और अमेरिका वाला और इजराइल वाला ट्रायंगल देखा था, तब आपने पेट्रोलियम की महिमा समझी होगी। तो पेट्रोलियम बहुत ज़रूरी होता है। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर इसके प्रोड्यूसर हैं। और भी जो मेजर प्रोड्यूसर हैं, यूएस है, रसिया है, वेनेजुएला है, अल्जीरिया है, यहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। इंडिया की बात की जाए तो पेट्रोलियम निकलता है डिगबोई, असम में जगह पड़ती है डिगबोई। बॉम्बे हाई, बम्बई में पड़ती है, मुंबई में। और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वहाँ से भी पेट्रोलियम निकलता है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो ये जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही पाया जाता है नेचुरल गैस, और ये तब रिलीज होती है जब क्रूड ऑयल को जो है सरफेस पे लाया जाता है। जब क्रूड ऑयल सरफेस पे लाया जाता है, देखो जब पेट्रोलियम होता है क्रूड ऑयल ही जो है बैरल में आता है, देशों से क्रूड ऑयल आता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, तब पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, वैक्स बनता है, प्लास्टिक बनती है, लुब्रिकेंट्स बनते हैं, केरोसिन बनती है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल ही होता है, उसी सब निकाला जाता है। अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, उस पर जो है चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल गैस तभी मिलती है जब क्रूड ऑयल जो है सरफेस पे आता है, तब जो है नेचुरल गैस रिलीज होती है, फिर उसको बल लिया जाता है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर नेचुरल गैस का बहुत यूज होता है। जैसे आपने गैस की किल्लत अभी आपने देखी होगी, तो गैस का है। जैसे जो ठंडे इलाके, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, तो वहाँ पे ठंडाई के कारण बस क्या होता है कि वहाँ पे गैस की बहुत डिमांड रहती है, और वहाँ पे हीटिंग के लिए कमरे को जो है कंटिन्यू हीट करना होता है, क्योंकि ठंडे इलाके हैं, कंटिन्यू हीट करना है, गैस की बहुत ज़रूरत होती है वहाँ। जैसे यूएस हो गया, रसिया हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के। इंडिया में मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा, असम, इनके पास नेचुरल गैस के डिपॉजिट हैं। फिर है सीएनजी। सीएनजी एक पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है, ऑटोमोबाइल में यूज होती है।
कम पोल्यूशन करती है पेट्रोलियम और डीजल के मुकाबले, तो सीएनजी यूज की जाती है वाहनों में। अगला है हाइडल पावर। रेन वाटर या रिवर के वाटर को स्टोर करके डैम में रिलीज किया जाता है हाइट से, ऊंचाई से, तो उससे पंखुड़ियाँ घूमती है। ठीक है, तो जब वो टरबाइन घूमती है तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल फोर्स है वो क्या कर दे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जा रही है, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स हियर आई एम सेइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैकेनिकल फोर्स दैट इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू द एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो 1/4 ऑफ जो वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है हाइडल एनर्जी से, हाइडल पावर से। और हाइडल पावर आपको पता है ये पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना बढ़िया से इसका यूज करते हैं पानी का। जैसे चाइना तो बहुत ख़तरनाक डैम बनाए हुए है ब्रह्मपुत्र पे। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है इंडिया में, जैसे भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट। डैम कहाँ पे हैं, किस रिवर पे हैं, आपको ज़रूर पता होना चाहिए भारत में, यूपीएससी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। अब हम थोड़े से देख लेते हैं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं एनर्जी के। नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये हुआ जा करके कि जो रिन्यूएबल हैं, जो रिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जल्दी भी ख़त्म नहीं हो जाएंगे, वो रिन्यूएबल हो जाएंगे, जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी ख़त्म नहीं होंगे। दो बात को याद रखो, बात को होश में सुना करो, हम बोल क्या रहे हैं। हमने क्या बोला, रिन्यूएबल हैं, रिन्यू हो जाएंगे, लेकिन जल्दी अभी भविष्य में ख़त्म होने वाले नहीं हैं। चलो इनकी बात कर लो। सबसे पहले है सोलर एनर्जी। अब इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सोलर पैनल से सोलर एनर्जी निकलती है, जिसके हम सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, लाइटिंग के लिए, ट्रैफिक सिग्नल के लिए यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी, तो इंडिया जो है यूके से सीखता है विंड एनर्जी के बारे में, डील कर चुका है। तो ये भी इन एग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का, एंशिएंट टाइम से यूज हो रहा है विंड एनर्जी का। जैसे ना पछोरा जाता है गेहूँ को, या जो है जब भूसी उसी निकालनी होती है तो उसको हवा में उड़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको तो बहुत पुराने से भारत का लाया जानता है। मॉडर्न टाइम में जैसे विंड मिल, ठीक है, तो विंड मिल से विंड बनती है, हाई स्पीड रोटेट करती है विंड को, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देखो कथा पूरी वही होती है, अल्टीमेटली घुमाना में पंखा ही होता है। कभी मोटर देखो, मोटर को जो पहले हमें क्या कर, पहले मोटर आती थी उसको जो है घुमाओ तो बल्ब जल जाता था। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये भी जो है एक प्रकार की एनर्जी है जो एटम से मिलती है। न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो न्यूक्लियर एनर्जी भी जो है नॉन कन्वेंशनल में आती है। तो झारखंड और राजस्थान के पास जो है लार्ज डिपॉजिट हैं यूरेनियम के। थोरियम जो है केरला के तट पे हमारे पाया जाता है, मोनोजाइट जो सैंड होती है केरला के तट पे, थोरियम मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भारत में है कलपक्कम में, तमिलनाडु कलपक्कम पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगू कर्नाटक में। याद कैसे रखना है, क्या करना है, मैप पे ये देख लो पूरे भारत में स्टेशन है कहाँ है न्यूक्लियर पावर की, किससे रन करता है, किस प्रकार का रिएक्टर है, जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है या किस प्रकार का रिएक्टर है। साथ ही में उसमें कोई उनसी कंट्री हेल्प कर रही है। कल सीएपीएफ का परसों पेपर था, उसमें बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा था इसी को लेकर के। करनकुलाम एक न्यूक्लियर पावर, अभी उसका डेटा लीक हुआ है, तो वही क्वेश्चन अभी परसों सीएपीएफ के पेपर में पूछा गया है करनकुलाम कि कौन सी कंट्री कहाँ पे किस न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे काम कर रही है। परसों सीएपीएफ के पेपर में यही क्वेश्चन था करनकुलाम। अगर आप देखोगे उसी का डेटा लीक हुआ है तो वही क्वेश्चन परसों था पेपर में यूपीएससी के। समझ में आई बात। ये भी देख लो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कौन सी कंट्री के हेल्प से क्या चल रहा है। जैसे करनकुलाम जो है उसमें नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, तो ये भी पूछ दिया है कि नंबर 1 में जो है कौन किसने योगदान दिया है, रशियन किया है कि यूएस ने किया है, ऐसे भी पूछ देगा। जियो थर्मल एनर्जी की बात की जाए तो हीट एनर्जी जो है इससे, जैसे जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो पानी के तरीके से जियो थर्मली निकलती है। जब आपने नहीं देखो कहीं एक जगह से ज़मीन से गर्म पानी निकलता है जिसको लोग पूजा वूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था एक जो है बर्फ़ जो है बन गई एक फ्रिज के अंदर, तो उसको जो है बाबा बर्फानी बता दिया कि निकल आए भैया, और उसमें आरती आरती चालू हो गई मार एकदम। अजीब बात है।
यूएस के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्लांट हैं, जैसे न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका। ये जो है जियो थर्मल एनर्जी में डोमिनेट करते हैं। नंबर 1 पे यूएस, फिर न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में जियो थर्मल प्लांट कहाँ पे हैं? यानी कि धरती की जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, उसका यूज करना। तो भारत में है मणिकरण, एक जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। पूगा वैली पड़ती है लद्दाख में। तो यहाँ पे जियो थर्मल प्लांट हैं। टाइडल एनर्जी की अगर बात की जाए, टाइडल एनर्जी समुद्री की लहरों की फ़ायदा उठा लो, आती रहती हैं। तो टाइड से जो एनर्जी बनती है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। इसमें लीड करते हैं आपके रसिया, फ्रांस, और भारत में गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगा आपको। बायोगैस की बात कर लो तो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है ना, जैसे डेड प्लांट या एनिमल मटेरियल, एनिमल का डंग या किचन का वेस्ट, उनको भी जो है हम बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स आपने क्या देखे? आपने देखा विंड एनर्जी, आपने देखी टाइडल एनर्जी, आपने देखी बायो एनर्जी, आपने देखा जियो थर्मल एनर्जी, आपने देखा बायो एनर्जी, और आपने देखा सोलर एनर्जी। ठीक ठीक है, समझ गए? समझ आया कि नहीं आया? तो दोस्तों आपकी चैप्टर समाप्त हो गई है। अब कल दोस्तों हम चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, कल दूसरा चैप्टर होगा, अगला चैप्टर होगा। ठीक है, धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मेरे साथ जय हिंद, वंदे मातरम। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छी सी कमेंट कर दें। धन्यवाद।